के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हैं और आईटीबी ग्रुप के प्रमोटर और एमडी कार्तिकेय शर्मा हैं। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और मेरी तरफ से और कार्तिक जी की तरफ से भी। कार्तिक भाई, वी लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ आईटीवी नेटवर्क सर। थैंक यू। आप सभी को, यहाँ जितने भी सब गेस्ट आपके बैठे हैं, आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने का कि आप सबसे बातचीत करने का। तो पहले आप शुरुआत यहीं से करते हैं। 4 साल में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कितना फिट है? आपको कितना फिट नजर आ रहा है? हमेशा हर बात तुलनात्मक होती है। अगर हम स्वस्थ हैं और हम कहें कि हम अब और भी स्वस्थ हैं, वो भी तुलनात्मक हो जाती है, और तुलनात्मक अगर नहीं हो तो फर्क नहीं पता चलता। और नेगेटिव की बात मुझे अच्छी नहीं लगती करनी, लेकिन फिर भी तुलनात्मक में ये कहना बहुत जरूरी है कि जिस माहौल और जिस दौर से हम निकलकर 2014 में जो जनादेश आया और 2014 में जो हमने चुनौती स्वीकार करी, उससे आज तक का माहौल में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। सबसे बड़ा अगर बदलाव आया है तो नीयत में आया है। सरकार की नीयत, सरकार की इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि नीति नहीं, नीयत होनी चाहिए। और आज पिछले 4 साल से जिस साफ नीयत के साथ जो काम कर रहे हैं, और वो नीयत कहां कहां झलक रही है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा जिसको आज तक किसी सरकार ने छुआ नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, कई सारी पॉलिसी डिसीजंस ऐसे लिए गए जहां पर इन वर्गों को सही असर, पॉजिटिव इफेक्ट वहां तक पहुंचे। सिर्फ ऐलान नहीं होती पॉलिसी, योजना सिर्फ कागज में नहीं रहती। एक बहुत ही जिस तरह से मैं कहूं कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लगातार आंकड़ों के ऊपर चर्चा होती है, डेडलाइंस रखी जाती हैं, टारगेट्स रखे जाते हैं, और लगातार मीटिंग्स होती हैं अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग विभागों की कि वो टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं। सिर्फ सरकार ही नहीं शामिल हुई इन टारगेट्स को अचीव करने में, बल्कि सरकार के से बाहर जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं, जिसमें वॉलंटियर्स भी शामिल हैं, बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए गए कि आप लोगों को के बैंक खाते खुलवाएं और वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इस तरह का माहौल जहां टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी कागज से बाहर आकर ग्राउंड तक पहुंचाई गई, एक ऐसा माहौल जिसमें एक विश्वास पैदा करा गया, न केवल हर भारतीय के अंदर, इसमें भारत के लिए, कि आज पूरे विश्व के अंदर जब विश्व की जो आर्थिक स्थिति है काफी डगमगा रही है, भारत की स्टेबल है। और स्टेबल ही नहीं है, इट इज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ये माहौल की यहां पर रेड टेपिज्म नहीं चलेगा, ईज ऑफ बिजनेस कराया जाएगा। ईज ऑफ बिजनेस किस लिए कराया जाएगा? ताकि ईज ऑफ लिविंग हो, एक साधारण व्यक्ति के जीवन में एक संतुष्टि का माहौल हो, ये इसमें कराया जाए। अपॉर्चुनिटीज करानी है, तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज सरकार के अंदर रोजगार से नहीं हो सकती। हमें अपॉर्चुनिटी करनी है तो हमने 3 तरफ काम करा। पब्लिक सेक्टर, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड हैपनिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया राइट नाउ। जो चाइना में कुछ साल पहले होता था, वो आज भारत में हो रहा है। तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर रही है ताकि इकोनॉमी के अंदर पैसा रहे, सर्कुलेशन में रहे, अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल पर काम मिलता रहे। दूसरा अवसर कहां? प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस तरह से बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सको, ताकि यहां पे फैक्ट्री लगेगी तो अपने आप इंडस्ट्रीज लगेंगी, ट्रेड चलेगा, सर्विस सेक्टर होगा तो अपने आप कई लोगों को काम मिलेगा अलग अलग लेवल पर, मध्यम वर्ग से लेकर न्यूनतम वर्ग तक, इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर। कि आज अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक अंग्रेजी बोलने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं, और अंग्रेजी से मेरा इस समय सिर्फ मतलब यह है कि हाई क्लास एंटरप्रेन्योर नहीं,
बिल्कुल न्यूनतम लेवल पे जो रेडी भी लगाता है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक रिक्शा चला रहा है, जो ट्रेडिंग करना चाहता है छोटी सी, कोई टैक्सी लेकर अपना उबर में या ओला में चलाना चाहता है, वो भी अपनी तरफ से एक एंटरप्रेन्योर है। आज एक है, कल 2 होंगी, कल उसके बाद 10 होंगी। उसको समर्थन कहां से मिल रहा है? क्या वो साहूकार के पास जा रहा है लेने के लिए? नहीं, वो आज भारत की सरकार की जो नीति है, उस नीति के तहत, मुद्रा योजना के तहत आज उसको लोन मिल रहा है बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए। जो महिलाएं, और ये बात बिल्कुल सच है, पुरुष चाहे कितना भी कह लें, लेकिन एक परिवार की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी फाइनली महिलाओं के ऊपर ही होती है। न केवल पालन पोषण बल्कि आर्थिक मजबूती। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यह सच्चाई है कि खेत में भी महिलाएं काम करती हैं, घर में भी महिलाएं काम करती हैं, और फिर भी समय निकालने की कोशिश करती हैं कि क्या मैं कुछ सिलाई बुनाई, कुछ और पापड़ बेलने का, कुछ मिर्च मसाले का कुछ मैं काम कर लूं ताकि मेरे बच्चों की परवरिश और बेहतर हो। उनको कौन मदद देगा? तो मुद्रा लोन में उनको भी 70% से ज्यादा महिलाओं को वहां मदद मिली है। ये पूरा एक रूपरेखा एक ऐसी सरकार ने दी है जो एक कमिटमेंट के साथ आई है। ये कमिटमेंट आसान नहीं है। जिस मेहनत से काम करना पड़ रहा है, ये मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें कोई जिम्मेदारी दे दी गई है। ये कमिटमेंट, ये इच्छा शक्ति इसलिए है कि इस पार्टी के, इस सरकार के कुछ लीडर ऐसे माहौल से निकले हैं, ऐसी पीढ़ाओं से निकले हैं, कार्यकर्ताओं ऐसी पीढ़ाओं से निकले हैं कि एक बहुत ही मजबूत एक निर्णय लिया हुआ है, एक संकल्प लिया हुआ है कि बदलना पड़ेगा बॉस, ऐसे काम नहीं चलेगा। और तभी आ सकती है मेहनत। ये मेहनत किसी तनख्वाह की वजह से नहीं आ सकती, ये कमिटमेंट की वजह से आती है। आज हर चीज को अगर हम कमर्शियल कर दें, आपकी मीडिया कमर्शियल हो जाए, आपके सैनिक कमर्शियल हो जाएं, आपके नेता अगर कमर्शियल हो जाए, तो देश का तो भट्टा बैठ जाएगा। यहां पर एक नियत की जरूरत होती है। ये सभी जो है, मैंने जर्नलिज्म को टच करा, मैंने सेना को टच करा, मैंने लीडरशिप को टच करा, ये सारे के सारे ऐसी जगह हैं जहां नियत साफ होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। ये कमिटमेंट आज इस सरकार ने दिखाया और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि सब कुछ हो गया, हम ये कह रहे हैं कि नियत साफ है और सही विकास है, दिशा हमने ली हुई है, आगे बढ़ना बहुत है। और हर व्यक्ति को शामिल होना पड़ेगा, देश के हर नागरिक को शामिल होना पड़ेगा। इस देश के से जन्मे हुए जो लोग बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको भी शामिल होना पड़ेगा और तब हम आगे बढ़ेंगे। नियत साफ है, तभी विकास है। आपने बड़ी 2 कैची लाइंस बोली सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 4 साल का अंतराल एक लंबा अंतराल होता है और 4 साल में क्या जो काम किया सरकार ने, उससे आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है, थोड़े की जरूरत है? और आपको कौन से वो पॉइंट्स लगते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि और करने की गुंजाइश हमारे पास है? दीपक जी, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी कहा, बहुत करना है, अभी बहुत काम करना है। लेकिन क्या हमने जो दिशा पकड़ी है, उस दिशा पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? मुझे याद है जब मैं स्कूल या कॉलेज के समय होता था, कभी कहीं चर्चा होती थी, हमसे जो बड़े जो जॉब में जाने वाले होते थे वो चर्चा करते थे, अक्सर ही करते थे, ये क्या माहौल है। अब हर जगह घूस खिलानी पड़ती है, हर जगह सिफारिश करनी पड़ती है जॉब में जाने के लिए, और वाहवाही और सलूट तो सिर्फ उसी को होता है जिसके पास सबसे लंबी गाड़ी है। कैसे वो गाड़ी आई लंबी, ये कोई नहीं पूछता। आप सफल हो जाइए, कैसे सफल हो रहे हैं इसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। ऐसा माहौल था। ये एक देश के लिए कितनी खराब बात है। तो उस माहौल से आज जो भ्रष्टाचार के ऊपर वार हुआ है पिछले 4 साल में, वो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता था जो पूरी तरह से साफ एक छवि रखता हो और जिसकी ना कोई परिवार आगे ना पीछे, सिर्फ देश उसका परिवार हो, एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता था। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप के अंदर। तो काम बहुत है, लेकिन दिशा हमारी बिल्कुल साफ है। दिशा बहुत साफ है। मैं सेक्टर टू सेक्टर मूव करता हूं सर। सबसे पहले खेती की बात करूंगा। खेती को लेकर सरकार ने 2-3 बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट कहे थे। पहला तो ये कि किसानों की आय को दोगुनी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट उसके अंदर यह था कि एमएसपी को लेकर सरकार एक डिसिसिव मोड में आएगी।
सरकार ने भावांतर योजना का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ही जानना चाहूंगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए और क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है? दीपक जी, कितना बड़ा अंतर हो गया था साइंटिफिक लेबोरेटरीज में और किसानों के बीच में। कोई मेल मिलाप नहीं, कोई कनेक्ट नहीं, कोई एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रूल्स नहीं। अगर हमें, और ये भी सच्चाई है, आप सब जानते हैं कि परिवार बड़े होते जा रहे हैं और जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। जिस तरह से वही जमीन है, जमीन बढ़ नहीं रही, परिवार बढ़ रहे हैं, तो दो भाइयों के अंदर जमीन का बंटवारा होता है, उसके बाद अगली पीढ़ी में फिर बंटवारा होता है, तो जो इकाइयां हैं जमीन की वो छोटी होती जा रही हैं, लेकिन परिवार बड़े हो रहे हैं। अब उस परिवार को जो 70% भारत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और खेती पर निर्भर करता है, उसको किस तरह से संभाला जाए? क्या सिर्फ खेती हो या खेती के साथ साथ और भी रोजगार वहां तक पहुंचाए जाएं? और अगर खेती है तो खेती को किस तरह से सीमित जमीन को और उपजाऊ बनाया जाए? तो उसमें हमने साइंटिफिक जितनी भी टेक्नोलॉजी उसको लगाया। न केवल सॉइल हेल्थ कार्ड जो करीब 10 करोड़ बन चुके हैं, 4 करोड़ लोग उसका बेहतरीन इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नई नई स्कीम है, धीरे धीरे लोग उसमें और आगे बढ़ेंगे कि हर तरह से उसके अंदर फर्टिलाइजर सारे डाल देने से काम नहीं चलेगा। जो सही मात्रा में डलना चाहिए, पैसे की भी बचत हो और जमीन भी सही उपजाऊ रहे। यहीं तक ही सीमित नहीं, बल्कि किस तरह से लोन, 11 लाख करोड़ लोन आज अवेलेबल हैं किसानों के लिए, जो एक अपनी बड़ी मात्रा में पिछली जितनी भी सरकारें थी उससे बहुत ज्यादा है। किस तरह से आज किसान अपने हाथ में जो उनके मोबाइल है उससे मौसम की जानकारी स्पेसिफिक रूप से उनके क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं और वो जानकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जयपुर का आपको बात बताता हूं। मंडी के अंदर पहले पूरे निर्भर होते थे कि मंडी में जो भी उपज हुई है उसको बेचना ही बेचना है, और वहां पे जो खरीदार आते थे वो इंतजार करते थे, वो कार्टलाइज कर लेते थे, एक साथ हो जाते थे, करते थे कब तक रुके रहेंगे किसान। 24 घंटे के अंदर इनको बेच के जाना पड़ेगा, और बेच के जाने के लिए और कोई जगह नहीं है सिवाय इस मंडी के। आज वही जयपुर का मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये पूरे देश के लिए लागू है। आज कितने शानदार तरीके से वो मोबाइल पे चेक करते हैं कि चंडीगढ़ में क्या कीमत चल रही है, यूपी पे क्या कीमत चल रही है, यहां तक कि वो ट्रकों में लोड करा देते हैं और रवाना कर देते हैं बिना बिक्री हुए कि जयपुर वालों को यहां पे खरीदना है तो खरीद ली, नहीं तो इधर रास्ते में हमारी डील होती जाएगी। दिल्ली की तरफ ट्रक जा रहे हैं और पूरे रास्ते में डील हो रही है कि चंडीगढ़ की तरफ मुड़ू या यूपी की तरफ मुड़ू। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। तो किस तरह से ई नाम की वजह से किस तरह से कहीं पे भी वो अपनी बिक्री कर सकते हैं। पानी का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की इसके अंदर लेकर आए हैं। एमएसपी के ऊपर काम हुआ है। किसान की देखभाल कौन करेगा? जो सबका पेट पालता है उसकी रक्षा कौन करेगा? तो एमएसपी के ऊपर हमने कहा कि बिल्कुल एमएसपी 1.5% बढ़ाया जाएगा, और जब ओलावृष्टि हो जाती है या कोई तूफान आ जाता है और वो खराब हो जाती है उसकी फसल, तो ये आकलन करना पड़ता है कि 50% हुआ या नहीं। 50% हुआ तभी इनको फायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको 33% पे लेकर आ गए हैं कि 50 नहीं, अगर 33% भी नुकसान हुआ है तो भी उनको हर्जाना मिलेगा, और हर्जाना भी बढ़ा दिया गया है। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हुए हैं। मैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जानना चाहूंगा जो आज चर्चा में है, और मंत्री जी वो चर्चा है पेट्रोल और डीजल को लेकर। क्या आपको लगता है कि इसको जीएसटी के दायरे में शामिल करना चाहिए? सरकार एक दीर्घकालिक योजना बनाने के बारे में सोच रही है, ऐसे कई ऑफिशियल सोर्सेस ने हमको बताया था। वो दीर्घकालिक योजना कैसे हो सकती है ताकि इसके जो प्राइजेस है उसको रोज के हिसाब से स्टेबलाइज करा जा सके? देखिए, एक बात तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये हमेशा से सच है कि बहुत बड़े देश का जो पालन पोषण हो रहा है वो इस देश में कुछ मात्रा में जो टैक्स पेयर्स हैं वो करते हैं। अपनी मेहनत से इस पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं कई सालों से। अभी और आगे जाना है, और जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं जहां पर उनका काम और बेहतर हो। हवाई जहाज हटा दें, एयरपोर्ट हटा दें, रेलवेज हटा दीजिए, सड़कों के अंदर सड़कों में कमी ले आइए, इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी को कम कर दीजिए। जो टैक्स पेयर्स हैं
जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनका काम ठप हो जाएगा। अगर इन टैक्स पेयर्स को, इन कंपनीज को अपना काम और आगे बढ़ाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और अक्सर इस बात को कोट करा जाता है कि अमेरिका में कहा गया कि अमेरिका सड़कों की वजह से बना है। सड़कों को अमेरिका ने नहीं बनाया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से देश तैयार होता है। और जो टैक्स का पैसा है, अब जब जीएसटी लाकर हम और जो टैक्स चोरी हो रहा था या जो निकल जा रहा था, लीक हो जा रहा था, उस टैक्स को भी लेकर आ रहे हैं, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। तो बड़ी मात्रा में जो पैसा आ रहा है, आज तेल को सब्सिडाइज नहीं करा जा रहा। वो यही कारण है कि जहां पे सब्सिडी की जरूरत है वहां पे सब्सिडी जानी चाहिए। और जो इस टैक्स से जो पैसा आ रहा है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर इस भारत के अंदर मजबूत और बढ़िया तैयार करा जा रहा है, ताकि जो लोग कमा रहे हैं और जो लोग आगे कमाएंगे उनके लिए एक सही माहौल बने। अब ये जो पॉलिटाइजेशन है इस सब्जेक्ट का, ये हर स्टेट भी जानता है कि टैक्सेस स्टेट भी लगा रही है पेट्रोलियम पर। अगर किसी स्टेट को पॉलिटिक्स से हटकर इस सब्जेक्ट पर बात करनी है तो सबसे पहले वो अपने स्टेट का लगाया हुआ टैक्स हटाए और फिर बात करे केंद्र सरकार से कि मैंने टैक्स हटा लिया है, अब आप टैक्स हटाइए। कौन सा राज्य ऐसे कर रहा है? कांग्रेस के राज्य इसके अंदर शामिल हैं, सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते। अब जीएसटी के ये बिल्कुल संभव है और मुझे लगता है पेट्रोलियम मंत्री ने कल ही कहा भी था कि जीएसटी के पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर आना चाहिए, और जब आएगा तो अपने आप इसके अंदर जो स्टेट के, राज्य के जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे। बाकी और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत जिसके ऊपर चर्चा चल रही है लीडरशिप की, वो तो जरूर निर्णय होगा। लेकिन पॉलिटाइजेशन ना हो किसी सब्जेक्ट का, ये माना जाए, ये समझा जाए कि इस पूरे देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा रहा है। मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन विपक्ष इसको इस ढंग से देखता है कि इसके चलते महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की एक बड़ी मार आम जनता पर पड़ रही है। क्या आप इस पर्सपेक्टिव से उनके इस आरोप से सहमत हैं? आप इन्फ्लेशन रेट को भी देख लीजिए। इन्फ्लेशन रेट 2014 से जो थी उससे कहीं कम है आंकड़ों के अंदर। सो विपक्ष का तो खैर काम ही है कहना, लेकिन किस तरह से जनता इस बात को समझती है और किस तरह से आप सब आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचती है, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, जो दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन कांग्रेस पार्टियां या विपक्षी पार्टी लगाती हैं, क्योंकि चूंकि आप सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर से आप सरकार के प्रवक्ता हुए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनका जो दूसरा बड़ा इल्जाम है वो रोजगार को लेकर है। क्या वाकई में उतने रोजगार जनरेट हुए जिसका वादा आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर 2014 में किया था? वो सिर्फ एक ही सवाल उठाते हैं और बड़े जोर से उठाते हैं। कम से कम ये बात उन लोगों को तो नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हीं की सरकार आज होती तो माहौल वहीलेसनेस का उस समय था। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, और ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कई देशों के पास आई थी। जब पश्चिमी देशों के पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। आज पूरे विश्व के अंदर सबसे युवा आबादी भारत के पास है। आज भारत की इकोनॉमी स्टेबल है। आज भारत की सरकार स्टेबल निर्णय लेती है। ये एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, और यही कारण है कि बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। यही बात है कि हर राष्ट्र अगर कोई चर्चा करता है तो उसमें भारत को शामिल करना चाहता है, क्योंकि हर चीज आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट होती है। और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के अंदर बड़ा काम हो रहा है कि सिर्फ एजुकेशन से, सिर्फ बीए की डिग्री या बीएससी की डिग्री से नहीं, एक हाथ में एक कला होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। उसके ऊपर 1 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं। उसी के साथ, जैसे मैंने पहले कहा था, एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है पब्लिक सेक्टर के अंदर। बड़ी मात्रा में सड़कें बन रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि कहीं ना कहीं रोजगार मिले लोगों को। भारत की सरकार का पैसा इकोनॉमी के अंदर जाए। उसी बड़ी मात्रा के अंदर मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं। मुझे तो खुद को अचंभा था, 65,000 करोड़ 2014 से पहले दिए जाते थे, तो मुझे लगा 65,000 करोड़ तो बहुत है। आज 4 साल के बाद में
तकरीबन 4.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। कहां 65,000 करोड़ और कहां 4.5 लाख करोड़। आपने 10 करोड़ लोगों को 4.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये 10 करोड़ लोग नहीं है, ये 10 करोड़ परिवार हैं। और मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि तकरीबन 90% इसके अंदर जो लोन गए हैं वो 50,000 से कम के लोन हैं, यानी बहुत ही साधारण परिवारों की मैं बात कर रहा हूं जिनको आर्थिक रूप से मजबूती मिली है। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं, ये बड़ी मात्रा में आज बढ़े हैं। और आप कहीं पे भी जाएं, आप देखेंगे कि कोई ना कोई अपना स्वरोजगार लगा रहा है, कोई ना कोई अपना कोई ट्रेडिंग की शॉप खोल रहा है। इसके आंकड़े अगर लिए जाएं, और नीति आयोग ने अभी रिसेंटली जो आंकड़े निकाले थे उसमें 1 साल के अंदर करीब 1.5 करोड़ जॉब्स उन्होंने बताए थे। ये आंकड़े अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित करने से काम नहीं चलेगा। जब द वेरी फैक्ट कि देश आपको दिख रहा है कि हां आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर ये सब फैसले लिए जा रहे हैं और ये सब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर हमारी इकोनॉमी आर्थिक रूप से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ये चंद बड़ी कंपनियों की वजह से नहीं बढ़ रहे। ये आर्थिक स्टेबिलिटी तभी आ पा रही है जब साधारण व्यक्ति एक गांव के अंदर भी अपना कुछ ना कुछ रोजगार शुरू कर पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चुनौती नहीं है, ये चुनौती है भारत के लिए। और इस चुनौती को अगर ईमानदारी से इस चुनौती को पार करना है तो एक ईमानदार सरकार ही इसको पार कर सकती है, जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। आपने कहा नीति भी है, नियत भी है, लेकिन मैं थोड़ा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की तरफ आना चाहूंगा गवर्नेंस से, क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस भी मैटर करते हैं। कल जिस तरह का दृश्य देखने को मिला पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमको कर्नाटक से लेकर, आपको क्या लगता है एक रेनबो अलायंस, एक जिसको ड्रीमी अलायंस बोल हम सकते हैं कि जिसमें सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, वो खड़े हों और एक तरफ मोदी जी खड़े हों, क्या आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मोदी जी जैसे नीति और नियत वाले नेता को टक्कर दे पाएगा? कितनी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ थी कि कैसे कैसे लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ ऊपर कर रहे थे। क्या क्या विचारधारा रही है जिनके कारण आज ये पार्टियां आगे बढ़ी हैं, वो पता नहीं कहां होंगे और कैसी कैसी करवट ले रहे होंगे। अभी उस विचारधारा को छोड़ दिया गया। आज सिर्फ लड़ाई इनकी एक है, किसी तरह बने रहो, किसी तरह सत्ता में बने रहो, किसी तरह इस बड़ी जो एक फौज जो आगे बढ़ रही है इसको किसी न किसी तरह रोको। आज इस तरह का माहौल है, मेरे ख्याल से देश के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। एक एक करके सफाई नहीं, एक साथ सफाई करेंगे। ये एक्सपोज होने बहुत जरूरी है और अपनी डेस्परेशन के अंदर ये एक्सपोज हो रहे हैं कि मैं चाहे कैसा भी संकट हो, मैं अपनी विचारधारा के साथ एक सीट पे भी अड़ा रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। ऐसा विचार नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी के समय किसी एक समय ऐसा था कि इतनी बड़ी मुश्किलों के वक्त भी हम किसी के साथ नहीं मिले। हमारी सच्चाई, ईमानदारी हमारी एक संकल्प है, भले ही हमारी 2 सीटें हैं, हम इस पे चलते रहेंगे। कहां गया ये विश्वास? क्यों ये विश्वास किसी और में नहीं है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब लक्ष्य साफ नहीं हो, जब लक्ष्य जैसे कहते हैं ना कि प्योर नहीं हो, तो फिर रास्ता साफ कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता कि उनको इस तरह के अलायंस करके पब्लिक के पास जाने का और पब्लिक को उनको एक्सेप्ट कर लेने के किसी भी तरह के चांसेस दिखाई देते हैं? देखिए, ये तो आज आकलन की बात है। मुझे ये लगता है जो जिस भारत में जो बदलाव आया है, वो बदलाव इस कारण से आया है कि आज हर व्यक्ति का विचार एक चैनल के माध्यम से पूरे देश में जा सकता है। आज हर गांव के एक नौजवान के पास एक मोबाइल फोन है जिस पे सोशल मीडिया है और वो आपकी या किसी और चैनल के बराबर की ताकत रखती है। वो अपना विचार उस पर डाल सकता है और आगे बढ़ सकता है। और इस कारण से मुझे लगता है कि आज के जो नौजवान हैं वो जात से आगे सोचते हैं, उनको अपना भविष्य देखना है।
ये जितने भी इस मंच पे थे, ये सब तकरीबन 50 से ऊपर वाले थे। इनको अपना भविष्य नहीं देखना, इनको बचाना है, अपना जो भी इन्होंने पाया है उसको बचाना है। जो नौजवान है उसको अपना भविष्य बनाना है, और उस बनाने के लिए वो इनके जो ये मैथमेटिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो उससे परे देखता है। वो ये सच्चाई से देखता है कि कौन मेरे लिए काम कर रहा है, और उसमें उनको प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अच्छी छवि दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले 2019 के चुनाव जो बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से देश जिस दिशा में जा रहा है उसके हिसाब से भी, देश की उन्नति के हिसाब से भी, आने वाले चुनाव राहुल वर्सेस मोदी बनेंगे? कितना चाहेंगे राहुल गांधी कि वो ऐसा हो? उनकी तो उम्मीद ही सारी ये है कि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना में आ पाए। वो हमेशा ट्विटर पे उन्हीं पे हमला करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो ट्विटर के माध्यम से ही मोदी जी के बराबर आ जाएं। उनकी उपाध्यक्षता के अंदर 13 चुनाव लगातार हारी कांग्रेस, उनकी अध्यक्षता के अंदर वो 3 चुनाव हारे। मैं तो कर्नाटका को भी हारा हुआ ही मानूंगा, क्योंकि उनकी तो सबसे कम पार्टी है, नंबर 2 की पार्टी है उनकी। और आज जब वो सत्ता में भी वहां पे जा रहे हैं तो वो पूरे एक सपोर्टिंग रोल के अंदर वहां पे जा रहे हैं। अब ऐसे लीडर को कौन बाकी सारी पार्टियां अपना लीडर मानेगा, ये तो समय की बात है। मुझे लगता है कि जो राजनीति ने इस देश में करवट ली है वो बहुत पॉजिटिव है। देखिए, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पॉलिटिशियंस के ऊपर हमला करा है। जो प्रिविलेजेस हैं, जो पर्क्स हैं, जो डिस्क्रिशनरी कोटा रहता था मंत्रियों का, अगर किसी प्रधानमंत्री ने हमला करा है उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री मोदी ने करा है। जिस तरह का काम आज मंत्रियों को करना पड़ रहा है, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें रहना पड़ रहा है, वो आज तक भारत में नहीं होता था। ये बदलती भारत की तस्वीर है, और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति कभी दोबारा वापस नहीं जाएगी पहले की राजनीति में। ये अब ऐसे ही रहेगी, और अब ये चेंज आने लगेगा कि ये जो बड़ी बड़ी जो रैलीज होती थी, ये बड़ी बड़ी रैलीज भी धीरे धीरे खत्म होगी, और संवाद यहां मंच पर होगा, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये भविष्य है भारत का, और इस भविष्य के अंदर नागरिकों को ज्यादा अवेयरनेस पहुंचेगी, वो ज्यादा इंपावर हो जाएंगे खबरों से निर्णय लेने के लिए, और ताकि वो सही लीडर और सही पार्टी चुन पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि 2019 का जो चुनाव होगा वो भारत के लिए एक बहुत शानदार चुनाव होगा, क्योंकि पूरी अवेयरनेस के साथ भारत के नागरिक, चैनल, सोशल मीडिया सबके तहत वो इस चुनाव में अपना मत डालेंगे। और ये मत जात या पात या पैसे पर नहीं पड़ेगा, ये मत इस देश को आगे और उसी दिशा में और मजबूत करने के लिए पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। आप एक युवा मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री जी के साथ आपने काम करना शुरू किया, राज्य मंत्री से अब प्रमोट होकर आप कैबिनेट मंत्री बने हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने कई बार आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, कई ऐसे मौके हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। लेकिन उससे दीगर हटकर अगर मैं बात करूं तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए जो पहले बार का मतदाता है और जो दूसरे बार का मतदाता है वो भी है, इन दोनों में किस तरह की प्रायोरिटी और इन दोनों में किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी इस सरकार के, ये सरकार जब चुनाव में जाएगी तब? सबसे पहले तो बात है कि यूथ देखना चाहता है कि ऊर्जा किसके अंदर है, और ऊर्जा से मेरा मतलब पुशअप से नहीं है। ऊर्जा का नहीं, पुशअप में तो ऊर्जा लगती है। मैं यकीन से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को हम जितने भी मंत्री हैं अलग अलग समय मिलते हैं, सबको समय दिया जाता है, वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, और हमें यही डर रहता है कि हम पूरा रिसर्च करके जितने भी पॉइंट लेके जा रहे हैं उनके पास 2-4 पॉइंट उसके अलावा ही होते हैं। वो किस समय अपनी खुद की रीडिंग करते हैं, और ये सच है कि कहीं ना कहीं किसी समय तो वो रीडिंग करते ही हैं, किसी समय वो अपनी टीम से बातचीत करते ही हैं, और ये सारी खबर हासिल करने के लिए न केवल उनके पास और पॉइंट्स होते हैं, बेहतर आइडियाज होते हैं, वो पूरे अलर्ट होकर इन सबको सुनते हैं।
मीडिया वाले कहां इस चीज से दूर हैं। आपको याद है कि किस तरह से आप सब कवर करते हो उनका, चाहे यूएई के अंदर जो कार्यक्रम था, सुबह से लेकर रात तक मीडिया की एक अलग टीम लगी हुई थी। सुबह सुबह, रात को वो हवाई जहाज में सफर करते हैं, सुबह वो दूसरी रैली में चले जाते हैं। मीडिया, पहला मीडिया का बैच रेस्ट करता है, दूसरी मीडिया का बैच उनको कवर करने जाता है। मीडिया वाले खुद थक चुके हैं कि भैया सैटरडे संडे को तो छुट्टी ले लिया करो। ये मतलब किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऊर्जा है और इस ऊर्जा को भारत के नौजवान देखते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी, क्या हमारे जो बहुत पेनफुल जो पॉइंट्स थे, सारे कष्टदायक जो पॉइंट्स थे इस देश के अंदर, क्या उनके ऊपर हमला हुआ है या नहीं, क्या उनको ठीक करने की कोशिश करी गई या नहीं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, न केवल पैसे से बल्कि सिफारिशें भी एक तरह से भ्रष्टाचार है। इन सब के ऊपर वहां इंटरव्यूज खत्म करे गए कि इंटरव्यूज की कोई जरूरत नहीं है, कि भ्रष्टाचार होता है उसके अंदर। वहां पर भ्रष्टाचार के ऊपर अलग अलग तरीके से कदम उठाए गए। यहां पर आपके मंच पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज सब जानते हैं। कोई बिचौलिए नहीं है पावर कॉरिडोर्स के अंदर केंद्र सरकार का, कोई बिचौलिए नहीं है। ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई गई। मतलब अचंभा होता है कि इतनी सरकारें रही आज तक, और उसमें हमारी पार्टी की भी सरकारें रही, और ऐसी भी सरकारें रही जिनके पास 400 से ज्यादा सीटें थी केंद्र सरकार के अंदर, लोकसभा के अंदर। उसके बावजूद भी जिस लीक की बात उन्होंने करी थी कि केंद्र से पैसा जाता है तो नीचे बहुत कम पैसा पहुंचता है, उस लीक को स्टॉप करने के लिए क्या करा गया? कुछ नहीं करा गया। लेकिन आज खाते खोलकर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके आज कम से कम 3,65,000 करोड़ सीधे खातों में जा रहा है। 92 मिनिस्ट्रीज एंड 431 स्कीम्स आर नाउ गोइंग डायरेक्ट, सीधे ट्रांसफर हो रहा है लोगों के खातों में। ये इन 4 साल के अंदर हुआ है। ये भी हर नौजवान देखता है कि जो मेरे सबसे पेनफुल पॉइंट से उसके ऊपर काम हो रहा है। भारत का सबसे बड़ी चीज क्या है? आप सब यहां पर बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है? सम्मान। हम सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट इज द हाईएस्ट। मैं कम से कम इस बात को मानता हूं, मुझे यकीन है। न पैसा न कुछ और, सम्मान। सम्मान आपका, सम्मान भारत का। निश्चित रूप से पिछले 4 साल के अंदर भारत का सम्मान पूरे विश्व के अंदर बहुत ऊंचा बढ़ा है। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हर नौजवान इसको देखता है और उस बात से खुश होता है। एक आखिरी सवाल सर, जैसे अगर कोई आरोप न भी हो तो उसको चिपकाने की कोशिश विपक्ष करता है, इसीलिए आजकल उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल डील में कितना घाटा हुआ ये सुनाई पड़ता है, नीरव मोदी कैसे भाग गया ये सुनाई पड़ता है, मेहुल चोकसी कैसे भाग गया ये सुनाई पड़ता है, विजय माल्या से एक्स्ट्राडिशन का क्या हुआ ये सुनाई देता है। ये तमाम मुद्दे जब काम के बीच में आते हैं तब आप क्या सोचते हैं, और इसके लिए आपने क्या जवाब तैयार करके रखा है कांग्रेस के लोगों के लिए? देखिए, कांग्रेस के हाल बहुत बुरे हैं। वो किसी भी चीज को बैसाखी बनाने को तैयार है। मतलब यहां तक कि देश के अंदर एक फिटनेस का जो माहौल शुरू हुआ, उस माहौल को भी अपनी बैसाखी बना ली। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या राहुल गांधी जी की मम्मी ने कभी उनको ये नहीं कहा होगा कि बेटा थोड़ा सा वर्जिश कर लो, उससे तुम्हारे इम्तिहान में अच्छे नंबर आएंगे? क्या नहीं कहा होगा उनकी मम्मी ने? कहा होगा ना। अगर हम सब अपने बच्चों को, अपने देश को सब कहें कि 2-4 मिनट लगा लिया करो, अपने लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ी चढ़ लिया करो, तो उस चीज को बैसाखी बनाने की क्या जरूरत है? सो ये जो हालत है, ये डेस्परेशन की हालत है। और मुझे लगता है कि ये जो डेस्परेशन है ये अब अलग अलग चीजों में नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि देश के नागरिक और नौजवान इस चीज को भरपूर तरह से समझते भी हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपके पास आईएनडी सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स भी है, और 4 साल की उपलब्धियों में हालांकि आपके पास ये 4 साल विभाग नहीं था, लेकिन फिर मैं जानना चाहूंगा कि बीइंग ओलंपियन एंड ओलंपिक मेडलिस्ट योरसेल्फ, आर यू हैप्पी कि जिस तरह हम लोग परफॉर्म कर पाए हैं, सिर्फ शायद 2-3 स्पोर्ट्स में, रेसलिंग, शूटिंग,
ज्यादातर इसी में हम लोग परफॉर्म कर पाए हैं। एक कंट्री हमारे साइज और स्केल की, और आपके जैसे मंत्री जो बैठे हैं खुद ओलंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, क्या आप खुश हैं जो प्रोग्रेस अभी तक हुई है, और आपका क्या प्लान है आगे का? मैं 1 मिनट में आपको कोशिश करूंगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं जल्द से कोशिश करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लगातार बात करी कि नौजवानों से भविष्य बनेगा इस भारत का, तो नौजवान अपना समय सही दिशा में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, अपना सेहत पे लगाएं, बुजुर्गों से का ध्यान रखने में लगाएं, परिवार का ध्यान रखने में लगाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना देश के अंदर अपने नौजवानों को, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए, उस माहौल में वो सपना देख सके कि हम सब ओलंपिक्स में जा सकते हैं और हम सब कोई बड़ी चीज कर सकते हैं। और उसी से उत्पन्न हुआ खेलो इंडिया, कि हर बच्चा तो ये नहीं सोच सकता कि मैं ओलंपिक में जाऊंगा और जा नहीं सकता। क्या हम उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के अंदर एक ओलंपिक जैसा एक टूर्नामेंट कर सकें? तो खेलो इंडिया के अंदर हमने अपने सारे साधन लगाकर इस बार स्कूल के बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल करा जहां पर 100 घंटे का लाइव ब्रॉडकास्ट रहा, हाई डेफिनेशन के अंदर। जितने भी प्लेइंग फील्ड्स थे वो इस तरह से तैयार हुए जिस तरह से राष्ट्रमंडल खेल या एशियन गेम्स की फील्ड तैयार होती है। उनको हमने 4 स्टार होटल में ठहराया। मुझे याद है जब हम खेलों में होते थे तो ट्रेन के अंदर टॉयलेट के सामने बिना रिजर्वेशन के सो के जाते थे, और स्कूल के कमरों के अंदर बेंच को जोड़कर उसके ऊपर सो जाते थे। वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती थी उस समय, लेकिन इस बार जो माहौल रहा वो बहुत अलग रहा। जितने भी खिलाड़ी थे वो अपने आप को किसी ओलंपिक चैंपियन से कम नहीं समझ रहे थे, और ये 16 साल के खिलाड़ी थे, और उसके अंदर से 2 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल में गए और वहां जाके उन्होंने पदक जीता। 15 साल के मनु बकर ने वहां पे 16 साल की मनु बकर ने वहां मेडल जीता, और 15 साल के अवनीश ने वहां पे जाके पदक जीता। ये एक कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है भारत के अंदर। अब आपको जान के खुशी होगी, ये तो आप देख चुके हैं, अब आपको जान के खुशी होगी कि 2028 ओलंपिक्स की अगर तैयारी करनी है तो नरेंद्र मोदी सरकार कैसे तैयारी करती है। इस साल से हम देश के 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चों का टैलेंट हंट करना शुरू करेंगे, और कम से कम 1 करोड़ बच्चों को टारगेट करेंगे, और हर साल ये हुआ करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन उसकी तैयार है, सारे स्कूलों के माध्यम से, सारे माता पिताओं के माध्यम से हम ये टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट 1 करोड़ बच्चों का होगा, उसमें से 20,000 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे। उन 20,000 बच्चों का डीएनए टेस्ट होगा, आईक्यू टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद हम 1,000 बच्चों को नैरो डाउन करेंगे। उन 1,000 बच्चों को 8 साल की उम्र पर हम 5 लाख रुपए देना शुरू करेंगे, और 8 साल तक लगातार हर साल 5 लाख रुपए देते रहेंगे। तब जाके 8 साल का बच्चा 16 साल की उम्र पर जब आएगा, तब वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए तैयार हो चुकेगा। और ये तरीका होता है 2028 ओलंपिक्स की तैयारी करने का। हम अब ये तैयारी कर रहे हैं कि इन बच्चों को हम उनके माहौल से ज्यादा दूर भी नहीं करेंगे। तो अगले 4 साल के अंदर हम 150 जिलों के अंदर हर जिले में एक स्पोर्ट्स स्कूल तैयार करेंगे, जिसके अंदर 2 या 3 खेल होंगे, इंटरनेशनल लेवल के खेल की ये तैयारी होगी। तो उन बच्चों को अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल हम तकरीबन 20 स्कूल ऐसे तैयार करेंगे जिनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खेलने की तैयारी होगी। इस माहौल से हम आगे बढ़ेंगे। अब लीग्स आपने शुरू करी है, बहुत बढ़िया है। आज यहां पर रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, आपने रेसलिंग लीग शुरू करी है। ये जितनी भी लीग्स हैं ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। अब भारत के अंदर 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, जो पहले होते थे वो नहीं। पहले ऑफिशियल्स होते थे महत्वपूर्ण, अब वो महत्वपूर्ण नहीं है। पहले फेडरेशंस होती थी, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण है खिलाड़ी और फैंस और कोच। ये 3 लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कोचिंग के अंदर भी बहुत एक शानदार एक पॉलिसी के अंदर बदलाव करा। अभी तक जितने भी पदक जीतते थे, चाहे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, उनके जो कोच होते थे उनको पैसा मिलता था। अब हमने उसमें बदलाव करा। सिर्फ उन्हीं को नहीं पैसा मिलेगा जिसने उस खिलाड़ी का 15 या 20 साल पहले कहीं चयन करा होगा, उसको 20% जो इंसेंटिव पैसा है वो जाएगा। जिसने हाथ पकड़कर उस समय सिखाया होगा कहीं स्कूल में या कॉलेज में, और तैयार करके आगे
बड़े कोच को दिया होगा उसको 30% इंसेंटिव मनी दिया जाएगा। ये हमने किस लिए करा? ये इसलिए क्योंकि आज जब कोई कोच होता है, मान लीजिए कार्तिकेय जी ने मुझे तैयार करा, तो वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होते कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। उस कारण से वो खिलाड़ी या तो ऊपर नहीं पहुंच पाता या फिर वही कोच अपनी सीमित मात्रा में सिखाता रहता है। ये एक पासिंग ऑन कि मैं प्राइमरी का टीचर हूं, मेरी काबिलियत प्राइमरी की है, मैं प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी में सिखाने का तरीका अलग होता है, पेशेंस चाहिए होता है। उसी तरह खेलों में प्राइमरी लेवल पे पेशेंस चाहिए होता है। मैं तैयार करके मिडिल स्कूल को दूंगा। मिडिल स्कूल में अलग तरीके होते हैं। मिडिल स्कूल से तैयार करके मैं मतलब प्रोफेशनल कॉलेज टाइप, मतलब हाईएस्ट लेवल पे दूंगा। इस तरह से हमने पूरी श्रृंखला बनाई है। तो ये हमने तैयारी करी है खेलों की 2028 के लिए। और 2028 ओलंपिक्स तो फिर भी सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही है जो राहुल गांधी जी की मम्मी ने उनको बहुत साल पहले कहा कि थोड़ी वर्जिश करो, जिससे अपना जो भी काम करोगे वो बेहतर करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन जी, आप आए, आपने हमसे बात की, इतनी सारी चीजें शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि 2019 आपके लिए शुभ हो और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही दो टूक कहा कि 2014 के बाद से देश में एक बड़ा बदलाव आया है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर उन्होंने भी वही बात कही जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में आना चाहिए।